हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। और आज हम हिस्ट्री की क्लास लेके आए हैं और हिस्ट्री में भी हम जो बात करेंगे मुगल काल की बात करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आज की क्लास होने वाली है। दोनों लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश और हिंदी में है। तो आपके सहूलियत अनुसार अपना जो भी मीडियम चूज कर सकते हो। अच्छा, तो अगर आपने जो वीडियो को लाइक नहीं किया तो देख सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और जो सारी स्पेशल क्लासेस हैं वो आपके पास पहुंच जाए टाइम से पहले। ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। ठीक है, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जहां कहानी की जरूरत है वहां स्टोरी की तरह समझेंगे और जहां फैक्ट की है वहां पे फैक्ट के थ्रू समझेंगे। तो और इसके बाद आपको जरूरत नहीं रह जाएगी मेरे ख्याल से तो कोई ऐसी क्लास लेने की। तो ये सारी चीज में चाहे किसी की 10th है, चाहे 12th है, चाहे यूपीएससी है, चाहे पीसीएस है, सब कुछ सभी के लिए उतनी इंपॉर्टेंस है यदि हिस्ट्री उनके कोर्स में है और वो पढ़ा है या पढ़ते हैं तो। ठीक है ना। वो वैसे भी जानना हमें, वैसे भी नॉर्मली इंसान को भी जानना पता होना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे हमारे क्या क्या हुआ, तो उसे वो भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो देखते हैं क्या है। देखो, समझते हुए चलना है कि चीज को, और पेन और कॉपी लेके रख ले तो उसमें नोट डाउन करते हुए चलना चीजों को, तभी अच्छी एक हमारी पकड़ बनेगी। और जो देखते हैं भाई पहला, अच्छा हिस्ट्री क्या है। पहले सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि इतिहास क्या है। जो भी कुछ काम है ना, जो हम काम कर रहे हैं, सपोज करो जो बीत गया, जो काम करने के बाद बीत गया, वो हिस्ट्री बन जाता है, वही हमारा इतिहास बन जाता है। जैसे मैंने खाना खाया, शाम खाना खाया तो हिस्ट्री बन गया। ठीक है ना। कल मैं पढ़ा तो ये हिस्ट्री बन गया। ठीक है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, 1 2 3। 1 2 3 ये प्रागैतिहासिक काल, इसको पाषाण काल भी बोलते हैं। और इसके बारे में देखते हैं पहले, जिसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं, इसके पास में कोई हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है ना। ना कोई प्रमाण है, ना कोई उपस्थिति है, ना कोई लिपि है, ना टाइम है, सामग्री, लिखित सामग्री कुछ नहीं है इसके बारे में। तो इसको बोलते हैं हम जो पाषाण काल। या नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आता है आद्य ऐतिहासिक काल या सिंधु घाटी सभ्यता काल। इसके बारे में हमें जानकारी तो है, लेकिन मिल भी गई है हम जो उसको, लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि जो एक टाइम के साथ है ना भाई, लिपि में भी सब कुछ चेंज आता है, तो ये कारण है, तो भी पढ़ ही नहीं पाए हम इसको। फिर आता है हमारा ऐतिहासिक काल या 1857 क्रांति। इसको के बारे में सब चीजें हमारे पास है, भाषा भी है, पढ़ भी लिया है, समझ भी लिया है। अच्छा, 3 हिस्सों में इसको बांटा गया है भाई। जो 1712 ईस्वी से पहले का है, इतिहास के प्राचीन काल के नाम से इसको जानते हैं। 1712 ही क्यों लिया अच्छा हमने, 1712 ही क्यों लिया। प्राचीन भारत जो है, प्राचीन भारत को जो लगभग जो 2350 ईस्वी पूर्व और 1712 लेने का जो रीजन है कि हमारे जो भावी सत्ता का जो आक्रमण हुआ है ना, भारत को जो भारत से आक्रमण हुआ है, वो जो हम एक सपना था जो हमारा देखा, जो पहले था जैसे अखंड भारत था, जो अशोक के टाइम का था, सारा एक ही जगह से ऑपरेट होती थी चीजें, तो वो 712 के टाइम के आसपास की बात है। तो 712 से 1192 तक का कोई भी विदेशी जो आक्रमण यहाँ पे जो होते नहीं थे, जो हुए, वो तो सत्ता स्थापित कर नहीं पाए, वो फेल हो गए। अब 1192 में नोट डाउन करते चलना है भाई। 1192 ईस्वी में जो पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली में जो हम कह सकते हैं कि भाई भारी सत्ता का आगमन हुआ और केंद्रीय सत्ता उभर के आई और नया परिवर्तन शुरू हो गया 1192 में, जब इनकी हार हुई। इससे पूर्व मध्य पाषाण काल, पूर्व मध्य काल कहा जाता है। और 1192 से 1757 तक जब कोई अंग्रेजी लड़ाई नहीं हुई और जब अंग्रेज जीत नहीं पाए यहाँ से, ठीक है, उस टाइम पे, तो जब 1757 पीरियड में मध्यकाल कहा जाता है, 2 शासन काल पढ़ते हैं उस टाइम पे हम जो देख सकते हैं। मध्य भारत का इतिहास 1712 से 1757 ईस्वी तक, जो पूर्व मध्य कालीन इतिहास और उत्तर मध्य कालीन इतिहास। अच्छा, दिल्ली सल्तनत जो उत्तर मध्य जो कालीन इतिहास है, वो दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं और मुगल काल को पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में भी इसमें गुलाम वंश था और इसमें मुगल वंश था। तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। बाबर के बाद हुमायूं आया था, और हुमायूं देखते हैं आज। अच्छा, इसमें क्या क्या थे भाई? 5 वंश थे इसमें जो हमारे थे। तो गुलाम वंश, मालुक वंश, इबली 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, फिर हमारा सैयद वंश
1414 से 1451 लोधी वंश, 1451 से 1526 तक। और फिर इसके बाद आ जाता है, ये तो दिल्ली सल्तनत हो गया, और दिल्ली सल्तनत के बाद आते हैं, हम एंट्री करते हैं मुगल साम्राज्य में। और मुगल साम्राज्य में सबसे पहले बाबर आया 1526 से 1530, फिर हुमायूं 1530 से 1556, फिर अकबर 1556 से 1566 से ये 1565 तक, फिर जहांगीर 1605 से 1627, जहां शाहजहां 1628 से 1658 तक, फिर औरंगजेब 1658 से 1707 तक, और फिर पूर्ववर्ती जो मुगल जो शासक आ गया था। अच्छा देखते हैं, अब देखो इसमें क्या क्या हम बात करेंगे। हम पृष्ठभूमि देखेंगे, मुगल कौन थे, कहां से आए थे, दिल्ली सल्तनत में समाप्ति क्यों हुई, और दिल्ली सल्तनत के जो बजाय मुगल काल का नामकरण क्यों हुआ, मुगल साम्राज्य वंश की स्थापना कैसे हुई, मुगल काल के प्रमुख शासक कौन थे, सब चीज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, अच्छे से समझते हुए चलना है, एक चीज को नोट डाउन करते हुए चलना है। देखो भाई, अच्छा ये जो है हमारे जिले, जो पहले हम देख सकते हैं कि भाई कैसे कैसे हुआ। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक था। दिल्ली सल्तनत जो थी, इसका जो शासक जो था वो इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का। और जो हम इसमें बात देखेंगे, शेर शाह सूरी का उदय कैसे हुआ, हुमायूं को कैसे उसने परास्त किया, कहा उसके बाप ने उसे हराया था, जो बाबर ने उसको हराया था, लेकिन इसका जो पुत्र था हुमायूं वो उससे हार जाता है, क्यों हारता है, कैसे हारता है, उस पर सारी चर्चा करेंगे। भारत तत्कालीन जो राजनीति स्थिति जो 1525 से 1500 तो की बात करेंगे हम, शेर शाह सूरी के बंगाल विभाजन की। तो ये तो एक समरी टाइप हुआ। तो अब इस पे बात करते हैं कैसे कैसे होता है। तो नोट डाउन करते हुए चलना, समझते हुए चलना है कि एक चीज को, भारत की तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था 1525 तो क्या थी, सिंधु घाटी नदी के बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत के अधीन था। ये मुसलमानों द्वारा जो अधिकृत पश्चिमी गुजरात और समीपवर्ती था। ठीक है भाई। उत्तर व दक्षिण जो मुस्लिम साम्राज्यों के राजपूताना राज्य था, जिस पर राजपूत का शासन था, और इसका केंद्र मारवाड़ था भाई। फिर इसके बाद दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य जो हिंदू साम्राज्य था, दक्षिण में हिंदू साम्राज्य था, ऐसे देख सकते हैं। जब इब्राहिम लोदी 1557 में दिल्ली का सुल्तान बनता है, तो अफगान सरदार उसे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विभिन्न प्रांतों का प्रशासन संचालित कर रहे थे। तो जब वो संचालन कर रहे तो अलग अलग वो भी थे। वो क्योंकि वो जब राजा थोड़ा सा उसकी पावर कम हो गई, तो अभी देखते ना जैसे सेंटर में कोई वो है तो दूसरा बोलने लगे कि नहीं वो है भाई, अगर मान लिया यहाँ पे उसकी पावर ज्यादा नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो जो है स्टेट है वो अपनी अपनी चलाने लगते हैं एक तरह से। तो ऐसी उनका ठीक है नहीं भाई, अब हमें तो कुछ नहीं, हम इसका अधीन तक क्यों स्वीकार करें ऐसे। अर्थात इब्राहिम लोदी के समय दिल्ली सुल्तान अपनी प्रशासनिक इकाइयों पर नियंत्रण कमजोर हो जाता है। इब्राहिम लोदी ने सुल्तान बनने के पूर्व अपनी अफगान सरदार प्रशासनिक पदों पर अपदस्थ एवं नए अनुभवी और अविश्वास पत्र अफगानों को नियुक्त कर दिया, जो जिनको अनुभव नहीं था। ठीक है भाई, तुम नहीं कर रहे, वो मेरी बात नहीं मान रहे, दूसरों कर दिया। अब दूसरों कर देंगे, उन्हें तो कोई वहां का एक्सपीरियंस भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम तो होनी है। अब जी इससे पहले सरदार असंतुष्ट हो गए और पंजाब के जो दौलत खान ने इब्राहिम लोदी का जो चाचा आलम खां के यहाँ के प्रमुख थे। अंततः असंतुष्ट सरदारों द्वारा बाबर ने अपना नियंत्रित करने के लिए आमंत्रित किया बाबर को, और जो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। इसमें लड़ाई हुई जो इब्राहिम लोदी को जो और बाबर के बीच में हुई थी। ठीक है, इसमें जो बाबर जीतता है और इसमें इसकी मृत्यु होती है इब्राहिम लोदी की। इसको जो बाबर को इनवाइट करते हैं कि भाई तुम यहाँ पे आओ और तुम अपना परगना लो। तो ठीक है, फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत के साथ लोदी वंश का जो पतन स्टार्ट हो गया, वो भारत में एक नए वंश जो मुगल वंश की स्थापना होती है। देखो बाबर समझते चलना है। पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर, जन्म 4 फरवरी 1483 में हुआ था। कहाँ था? ट्रांस ओक्शिनिया के प्रांत के फरगना में, उज्बेकिस्तान जो आज का उज्बेकिस्तान है वहां पे हुआ था। ठीक है। पिता मिर्जा उमर शेख तुर्की शासक तैमूर वंश का जो 5वां वंश था उसके थे। माता कुतुब निगार खां मंगोल वंश के जो शासक चंगेज खां की 14वें वंश की होती। अच्छा,
देख सकते हैं भाई, देखो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा देख लो अपना। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि बाबर द्वारा भारत में मुगल सत्ता की जो स्थापना की गई थी। बाद में खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध जो 1530 में लड़ा जाता है, जिसमें बाबर की विजय होती है। इसके पश्चात एक प्रकार भारत का जो साम्राज्य बाबर का जो अधीन वो आ जाता है। इसके बाद इसी दौरान जो 26 दिसंबर 1530 में अज्ञात बीमारी के कारण बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर का अंतिम संस्कार अफगानिस्तान में होता है। अफगानिस्तान में जो इंडिया से जाकर अफगानिस्तान में यहाँ पे इसका अंतिम संस्कार होता है। जो बाबर की मृत्यु के बाद उसके बड़े बेटे हुमायूं को मुगल साम्राज्य की जो उत्तराधिकारी बनाया जाता है। इसको सत्ता में इसको दी जाती है, हुमायूं को दी जाती है हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। जन्म 6 मार्च 1508 में हुआ था। कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था। पिता बाबर था। माता का नाम जो तीसरी इनकी बेगम थी, पत्नी महिम बेगम थी। और जो बाबर के 3 अन्य पुत्र थे जो अलग जो थे वो कामरान, असगनी और हिंदाल। हुमायूं सबसे बड़ा था और बाकी इसके 3 भाई थे, हुमायूं, असगनी और हिंदाल। प्रशासनिक सेवा में देने के बराबर जो बाबर देने के बाद 1528 में उन्होंने बख्शा, राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसको राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। प्रशासनिक सेवा मतलब एक तरह से इसको सेवा की वहां की जो राज की जो व्यवस्था समझने के लिए, राज करने के लिए इसको ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी थी हुमायूं को। अब जो बाबर की मृत्यु के पश्चात 30 दिसंबर 1530 में 23 वर्ष की आयु में हुमायूं को राज्य की अभिषेक हुआ। इसका उसे गद्दी बैठाया गया। प्रारंभ में बाबर ने मंत्री के रूप में जलालुद्दीन, अब जो खलीफा हुमायूं को अयोग्य समझकर बाबर की गुलबदन बेगम को गद्दी में बैठाना चाहता था। मतलब जो अलग अलग है कि ठीक है इनकी बहन है, उसको उसके जो हस्बैंड है उसको बैठा दो, इस तरह से। किंतु बाद में जीवन खतरे में समझकर हुमायूं को समर्थन कर दिया था उसने बाद में। ठीक है, हुमायूं मुगल साम्राज्य में एक वैसा शासक था जिसने भाइयों का साम्राज्य विभाजन किया, जो उसकी असफलता का कारण बना। इसके पहले ना इसके बाद में किसी ने भी अपने भाई को जो बांट के नहीं दी थी, ये बंटवारा अच्छे से नहीं किया था, लेकिन इसने अच्छे से बंटवारा किया और यही इसके जो पतन का कारण बना। हुमायूं ने अपने पिता के आदेश अनुसार कामरान को काबुल दिया, कंधार असगनी को संभल दिया और हिंदाल को अलवर दे दिया था इसने। इसके अलावा चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को जो बदबख्शा की जागीर दी थी और वस्तुतः भाइयों को सत्ता के विभाजन के कारण राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिल्ली तक बढ़ाने। अब इसने दे तो दिया, अब उनकी जो वो इतने लालची हो गए कि उनकी जो यहाँ तक नहीं, ठीक है जो इसकी संपत्ति भी हड़प लो, इस तरीके की उनकी दिल्ली तक उकड़ने लगे इसको नीचा दिखाने के लिए, इसके लिए। अब इसलिए कहा जाता है हुमायूं की समस्या विरासत में मिली थी। इसलिए कहा जाता है हुमायूं की समस्या विरासत में मिली थी कि उसके भाई उसको परेशान कर रहे थे, इसलिए वो इतना अच्छा उसके लिए वो, लेकिन वो भाइयों का जो और बढ़ा दिया था इसकी जो परेशानी इसके भाइयों ने। हुमायूं की जो कठिनाइयां, अच्छा हुमायूं कठिनाइयां क्या कहती? इन आंतरिक समस्याओं के साथ हुमायूं के कई अन्य चुनौतियां जैसे विद्यमान थी, जिसका हुमायूं ने लगभग कुशलता पूर्वक समाधान किया। उसने जो बहुत सारी और प्रॉब्लम थी उनका लिए उन्होंने अच्छे से जो समाधान किया। इसमें से प्रमुख समस्या अफगानों की थी। हालांकि पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी की जो हराकर मुगल वंश की जो स्थापना की थी और युद्ध में इब्राहिम लोधी को मारा गया था बाबर के हाथों, जब इसने मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। किंतु इब्राहिम लोधी के भाई महमूद लोधी का वास्तविक स्वयं दिल्ली को अपना अगला अधिकारी मानता था, अगला अधिकारी। वो तो मर गया, ठीक है, इब्राहिम लोधी तो जो, लेकिन उसका भाई वो सोचता है कि भाई मैं बनूंगा अब इसके बाद जो यहाँ पे जो उत्तराधिकारी मेरी हमारी है दिल्ली, तो वो स्वयं को अपना उत्तराधिकारी मानता था महमूद लोधी। किंतु इसी क्रम में हुमायूं और महमूद लोधी के मध्य और इसके बाद जब तक वो था बाबर तब तक तो हिम्मत नहीं हुई। फिर इसके बाद इससे जो युद्ध करता है इसके बेटे से हुमायूं से 1532 में और अफगान युद्ध हुआ, उससे अफगानों की पराजय हुआ और इसमें ये जो पराजय होते हैं और ये जीत जाता है, हुमायूं जीत जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इस लोधी वंश के दिल्ली पर उत्तराधिकारी की समस्या समाप्त हो गई। शेरशाह खां जो किंतु अफगान शासक जो महमूद लोधी की सेना में सिर्फ एक उच्च पद पर था। जो महमूद लोधी था अब वो तो हार गया था, अब इसकी सेना में एक सेना के उच्च पद पर ये जो शेर खां था, ठीक है ना, उसकी समस्या बनी हुई थी। तो शेर खां क्या था? एक साहसी योद्धा था। मुगल साम्राज्य के दौरान उसने जो अल्प समय के लिए दिल्ली पर शासन किया,
उसने लगभग अल्प समय के लिए 5 साल का शासन किया, लेकिन बहुत अच्छा किया। सूर्य वंश का जो स्थापना और अपने सूर्य वंश की स्थापना की थी उस टाइम में साथ साथ चले थे। देखो ये शेरशाह सूरी की जो शासन काल जो 1540 से 1545 तक रहा, 5 साल रहा, जबरदस्त रहा। 1472 में ठीक है जन्म हुआ था। जन्म स्थान वर्तमान जो पंजाब के होशियारपुर जिले में बजवाड़ा जो नामक स्थान पर हुआ था। और वर्तमान इतिहासकारों के अनुसार जो हरियाणा के जो हिसार में माना जाता है, कोई हिसार में मानता है, कोई वहां मानता है, पंजाब में मानता है। बचपन का नाम फरीद था, पिता का नाम हसन खां था, और माता का जो कोई प्रमाण नहीं मिलता इसका, जो माता के जो उसमें जो इतिहास में मूलतः जो शेरशाह सूरी अफगान के मूल थे, और माना जाता है कि इसके पूर्वज सल्तनत तुरान के कारण भारत आए थे, यहीं आकर फिर बस गए थे। बाद में इब्राहिम लोदी के शासनकाल में शेरशाह सूरी को हसन खां दक्षिण की ओर छोटी सी सियात जौनपुर में नियुक्त कर दिया गया था। इसके बाद अब देखते हैं क्या क्या है। और उल्लेखनीय है कि वीरता के अनुसार फरीद ने अपने अलवाइयों में ही शेर को मार दिया। इसने जो इसके बचपन का नाम शेर खां के बचपन का नाम फरीद था। इसने जब ये छोटा था तो इसने बचपन में एक शेर को मार दिया था, इसलिए इसके लिए दक्षिण के सूबेदार ने इसको जो सूबेदार ने बहार खान लोहानी ने शेर खां का नाम दिया था। आज के टाइम में देखो कोई शेर को मार दे तो उस पर केस हो जाएगा, तो उस टाइम पे क्या नाम ही रख दिया, शेर खां रख दिया। तो कालांतर में जो बहार खां की लोहानी को अपने शाह के अल्पायु पुत्र जलाल खां का जो संयुक्त रक्षक नियुक्त कर दिया। उसने अपने पुत्र का इसको जो बॉडीगार्ड नियुक्त कर दिया। अब देखते हैं कुछ ही समय बाद बहार लोदी की मृत्यु हो गई, वो उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी ने इसकी विधवा दूदू बेगम से जो विवाह कर लिया, उसकी बेगम से इसका बॉडीगार्ड बनाया था, उसकी मतलब मम्मी से इसने शादी कर ली। फिर क्या होता है, इस प्रकार शेरशाह सूरी को महत्वाकांक्षा आधार जो निर्मित हो गया, राजनीतिक आधार, तो इसे विरासत में मिलेगी एक तरह से। इसके बाद 1529 में शेरशाह ने तत्कालीन बंगाल का शासक जो नुसरत शाह को जो पराजित कर हजरत अली की उपाधि धारण कर ली। वस्तुतः शेरशाह बहुत वीर और साहसी होने के साथ कुशल कूटनीतिज्ञ भी था। जहां तक मुगल साम्राज्य के हुमायूं का दिन औपचारिक के रूप में स्वाधीन कर रहा था, वहीं दूसरी और जो ये मुगलों के विरुद्ध भी गठबंधन का विकास कर रहा था। क्योंकि अब आ जाता है वो, क्योंकि जब युद्ध हुआ था तो ये शेरशाह को उसने हरा दिया था, शेरशाह को हरा दिया था इसने, ये जो था बाबर ने। तो बाबर इसको एक ही बात बोला था कि बेटा इससे बच के रहना, जो शेरशाह से बहुत ही ये चालाक लोग एक तरह से। चूंकि लगभग समस्त बंगाल शेरशाह सूरी के अधीन आ चुका था, अब जो गुजरात का जो शासक बहादुर शाह भी अफगानों के पक्ष में आ गया। अब अतः शेरशाह सूरी ने एक विशाल गठबंधन गुप्त तरीके से हुमायूं के विरुद्ध विकसित कर लिया था। अब जो ये इस पे आक्रमण करेगा, हुमायूं के विरुद्ध करेगा। इसी क्रम में जो शेरशाह सूरी के बीच में 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हो गई। इसने हरा दिया था इसको, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था इसमें। चौसा के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद शाह ने अल सुल्तान आदिल उपाधि प्राप्त की और सिक्के जारी करवाए और नाम के जो कुतबे भी पढ़वाए। कुतबे पढ़वाने का मतलब है मस्जिद में अपने बारे में जो उसका बताना कि वे इस तरह से है, एक तरह से उसके बारे में। 1540 में बिलग्राम के निर्णायक युद्ध के बाद शेरशाह सूरी की गद्दी पर बैठा और तो उसके एक वंश शूर वंश की स्थापना की। वस्तुतः मुगल काल के दौरान जो अफगान वंश का जो शासक था, ये गुजरात के जो शासक ने शेरशाह के साथ क्यों साथ दिया? भाई गुजरात के शासक ने प्रारंभ में अफगानों का पक्षधर था, क्योंकि अफगानों के जो संवेदनशील और भौगोलिक अवस्थित होने के कारण दिल्ली के सल्तनत पर जो गुजरात के प्राय सभी शासकों का अफगानी के निकटवर्ती संबंध थे। अतः गुजरात के अफगानों तथा शेरशाह सूरी के साथ दिया था इसने। शेरशाह सूरी का जो प्रशासनिक व्यवस्था, उसको देखते हैं एक चीज को। ये जो शेरशाह सूरी का 5 वर्ष का शासन रहा, लेकिन जबरदस्त रहा। समकालीन जो इतिहासकार अब्बास शेरानी द्वारा लिखित जो तारीख-ए शायरी शेर शाही का इस पर प्रकाश डालता है। परंतु शेरशाह के प्रसिद्ध दिलाने के लिए 20वीं सदी में इतिहासकार कालिंजा कानूनगो ने इतिहास शेरशाह सूरी काल के रूप में दिया जाता है इसको। यद्यपि शेरशाह सूरी कोई नई शासन व्यवस्था सूत्रपात करने वाला शासक नहीं माना जाता, इसने नहीं बनाई, लेकिन उनमें पुरानी में काम किया था, विद्वान के लिए प्रचलित है। शेरशाह सूरी शासन व्यवस्था के विरुद्ध चलकर आगे रहा, जो अकबर ने भी अपनाया था। इसकी जो शासन व्यवस्था तो इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी थी, जो कि उसे
टाल नहीं सकते थे। अकबर ने भी इसको अपनाया था, आधार बनाया था इसको अपने जो। और शेरशाह सूरी का जो अकबर का, इसलिए शेरशाह सूरी को अकबर का जो अग्रगामी कहा जाता है। दरअसल अफगानों के समय में राजतंत्र कमजोर था और अफगानों के मूलतः जो जनजातीय जो स्वतंत्रता भावना थी, इसलिए दिल्ली सल्तनत के लिए, विशेषकर लोधी के लिए, शासकों द्वारा अफगान सरदारों के लिए समानता का व्यवहार करने का प्रयास किया गया ताकि शासन के लिए विरुद्ध की कोई भी विद्रोह नहीं कर सके। उदाहरणार्थ, जब बहरोल लोधी 1451 से 1489 में अफगान सरदारों के बीच में अमीर अलाम के नाम से संबोधित करता है, तो भावार्थ व्यक्ति किसी पर समानता को प्राप्त नहीं किए। बहरोल सिकंदर लोधी, बहरोल लोधी विपरीत अफगानी को जो कठोरता का नियम प्राप्त कर लिया था। अपने पूर्व परवर्ती सुल्तानों के विपरीत शेरशाह सूरी ने अफगान शासकों के कठोर नियंत्रित प्रयास किया, उनके पास उदारतापूर्ण समानतापूर्ण व्यवहार किया। इस पर आगे बढ़ते हुए शेरशाह सूरी ने राजतंत्र सत्ता को मजबूत करने का प्रयास किया था। यही कारण है कि शेरशाह सूरी ने केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया। इसने सेंटर की जो उसको बनाया कि सेंटर मजबूत होगा, राज्य व्यवस्था मजबूत होगी, सुदृढ़ होगी, तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। सत्ता पर कौन बैठता है कि मुख्य लक्ष्य राज्य सत्ता को आदेशों को निष्ठापूर्वक पालन कराना है। ये जो साम्राज्य का बड़ा नियंत्रण होना चाहिए। इस प्रकार शेरशाह सूरी ने एक आधुनिक राज्य में अवधारणा को अप्रत्यक्षता अपनाया था। कतिपय इतिहासकारों का कहना है कि शेरशाह सूरी अलाउद्दीन खिलजी शासन व्यवस्था के मॉडल पे जो अत्यधिक प्रभावित था, कि शेरशाह सूरी जो है अलाउद्दीन खिलजी के जो मॉडल के प्रभावित था, उसने भी अपनाई हुई थी कठोरता और जो सेंटर की जो व्यवस्था बनवाई थी, तो ऐसी इसने अपनाई है। अपनी साम्राज्य को संरक्षित करने के लिए, सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए शेरशाह सूरी ने मिश्रित और सम्मिलित राजनीति को अपनाया था। और इसके तहत जो शेरशाह ने पूर्ववर्ती राज्य व्यवस्था को मूलतः परंपरागत मॉडल को संशोधित रूप में अपनाया। दीवाने वर्जित, ऐसे आते हैं मेरे को, इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से और करते हुए चलना। भू राजस्व पर जो वसूले जाने वाला संबंध विभाग था ये। शेरशाह सूरी जो सासाराम भू राजस्व के प्रबंध में अनुभव प्राप्त किया होता, इस प्रकार इसको जो यहाँ की इसकी इकोनॉमी की नॉलेज थी, अतः इस विभाग में शेरशाह सूरी हत्या से अधिक था, वो जाता रहता, चेक करता रहता था भाई के, ठीक है ना। दीवाने जो आरिज, सैनिकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण से संबंधित विभाग था कि सैनिक नियुक्त होगी, कैसे प्रशिक्षण कैसे दिया जाएगा। और दाग हुलिया की जो पद थी, इसमें पूर्वजित हुई थी इसमें। और नेक्स्ट है हमारे दीवान इंसा, जहां पे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड पत्रचार से संबंधित जितने भी थी, वो इंसा से समझो इंफॉर्मेशन, संदेशों के लिए, राज्यपाल के लिए, सब लिए पत्रचार का विभाग था, इसमें समझ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा दीवान ए रसालत, धर्म के संबंधित विभाग था। दीवान ए काजा, न्याय विभाग से संबंधित अधिकारी को मूल रूप से विद्यमान रखा जाता था। नेक्स्ट है वस्तुतः शेरशाह ने दिल्ली पर शासन व्यवस्था करने के लिए अति केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया था। अति केंद्रित जो उस प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया था। तत्कालीन परिस्थितियों को स्वयं व्यक्तिगत अनुभव के लिए शेरशाह सूरी ने यहाँ राज्य व्यवस्था का अधिक जो श्रेष्ठ थी। शेरशाह ने केंद्र में प्रांतों के जिले, वो जिले को तहसील में और तहसील को ग्राम में व्यक्त कर दिया था इसने, छोटे जो, और प्रांतों को जिलों को जो तहसील को परगना की संख्या दी गई थी। बंगाल के महत्व से समझने के लिए उसने 19 सरकारों में व्यक्त कर दिया था उसको, क्योंकि बंगाल दिल्ली के अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर स्थित था। अपने जो विरुद्ध किसी पर गठबंधन की संभावना को स्वीकार करते हुए 19 छोटे राज्यों में व्यक्त कर दिया था इसने, तो दूर था। इसलिए शेरशाह सूरी ने प्रांत में गवर्नर को नियुक्त करने के लिए रीति का प्रचलन किया, और विकास अधिकारी फौजदार कहा जाता है कि सैनिक वर्ग से आता था। ये प्रत्येक सरकार जिले में प्रशासनिक सैन्य अधिकारी को नियुक्त किया जाता था, जिसे अमीर ए बंगाल और सिकंदराबाद फौजदार कहा जाता था। एक अधिकारी सामान्य जो उत्तराधिकारी जो सीधे शेरशाह सूरी रिपोर्ट करता था सीधे, और ए मुसाफिफान और जो नासिक अधिकारी की नियुक्ति करता था। इस प्रकार शेरशाह सूरी की जो प्रशासनिक व्यवस्था और कार्यपालिका राजपालिका जो पृथककरण से अप्रत्यक्ष संकेत मिलते हैं इससे। इस प्रकार तहसील और परगने को सिकंदर, शीदार, मुसाफिर और कानून खजानदार जैसे जो अधिकारियों की नियुक्ति की थी इसने। परगने में एक सिकदार और एक मुंसिफ, एक फतेदार, दो
कारकुन होते थे वो इस तरह से। सिकंदर के साथ एक सैनिक सत्ता होता था, उसके साथ परगने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए होता था। मुंसिफ का कार्य दीवाने और मुकदमों को निर्णय करने के लिए, नाप तोल लगाने के लिए व्यवस्था करना था। फातेदार, खजांची और कारकुन्स का कार्य जो उपयुक्त समस्त कार्यों को जो लेखा जोखा बनाना होता था। शेरशाह सूरी ने ग्राम सभा की परंपरागत व्यवस्था को कोई परिवर्तन नहीं किया और उनके जो मुकद्दम चौधरी को अधिकारी होता था, मुकद्दम ही गांव की सुरक्षा और सफाई प्रबंधन का कार्य जिम्मा सौंपा गया था उसको। प्रशासनिक व्यवस्था को इस प्रकार संतुष्ट विभाजन आधुनिक प्रणाली से समांतर रखता था। केंद्र, सूबा, सरकार, परगना और ग्राम इस तरह से बटी हुई थी। नेक्स्ट प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से थे? दीवाने जो विरासत लगान निर्धारित एवं आय निरीक्षण करने के लिए, दीवान ए आर सेना संगठन और भर्ती के लिए, दीवान ए इंसा सुल्तान से आदेशों को लेखांकन के लिए, दीवान ए रसालत पत्र व्यवहार और राजकीय संदेशवाहक के लिए, और दीवान ए कजा न्याय विभाग और जो प्रधान काजी के लिए, दीवान ए बरीद एवं बरीद और मामलिक गुप्तचर विभाग के प्रमुख के लिए, दीवान ए शमन शाही परिवार में संरक्षण और प्रभारी के लिए। नेक्स्ट हमारा शेरशाह सूरी का भू राजस्व व्यवस्था कैसे थी? जो मध्यकालीन इतिहास में शेरशाह सूरी को राज्य व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। शेरशाह सूरी के लिए सबसे बड़ी उसकी राज्य व्यवस्था थी। शेरशाह जी ने टोडरमल की सहायता से भू राजस्व व्यवस्था का सुधार किया था इसने, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, टोडरमल ने अकबर के शासनकाल में जो काम किया था, इस शासनकाल के दौरान भी टोडरमल ने अकबर के जो शासनकाल में भी तब भी काम किया था। संभवतः यही कारण है कि अकबर ने भू राजस्व कल्प व्यवस्था के संबंध में शेरशाह सूरी के मॉडल को अपनाया। भाई जो अच्छा था ये, तो इसके मॉडल को जो अकबर ने भी अपनाया था, वही टोडरमल वही था जो ये शेरशाह सूरी में भी काम किया और फिर इसने बाद में भी काम किया अकबर के उसमें भी। शेरशाह सूरी जो द्वारा स्थापित जो भू राजस्व व्यवस्था टोडरमल के विचारों से प्रेरित और संचालित थी, इसलिए शेरशाह सूरी को जो टोडरमल का जो बंदोबस्त कहते थे इसे। शेरशाह ने अपने साम्राज्य में किसी प्रकार की कृषि योग्य भूमि और प्रति भूमि के लिए नाप कराई और जो भू राजस्व की दरों के निर्धारित किए थे उसमें लावारिस भूमि को के लिए अधीन कर दिया था, राज्य के अधीन कर दिया था लावारिस भूमि जो थी जिसपे कुछ नहीं होता था। तो भूमि की नाप कराने के लिए अहमद खान नामक अधिकारी को जो सहायता ली थी इसने। भूमि की नाप कराने के लिए हिंदू ब्राह्मणों और द्वारा जो बनाए गए सहयोग लिया गया था इसके। भूमि माप कराने के लिए 32 अंकों का एक सिकंदरी गज का उपयोग किया गया था। माप का आधार क्या था? बीघा माना जाता था, बीघा था उस टाइम पे। शेरशाह सूरी माप की पद्धति जबरदस्त पद्धति कहलाती है। जबरदस्ती और टोडरमल पद्धति के नाम से भी जानी जाती है ये। इसमें जो टोडरमल की इस प्रणाली का जनक माना जाता है। माप की जो ऊंचाई के लिए शेरशाह सूरी के जरीब का यूज करते थे। जो जरीब संडे के डंडे की रस्सी में बना होता था, और जो माप की छोटी इकाई बीघा को माना जाता था और बड़ी इकाई परगना को माना जाता था गांवों के तरीके इस तरह से। तो भाई देखो आगे, तत्कालीन व्यवस्था के विपरीत शेरशाह ने राज्य व्यवस्था को पूरी जो वसूली करने के लिए बिचौलिए और जमींदारियों को जो कोई व्यवस्था नहीं थी उन्हें खत्म कर दिया था। इस स्थान के बाद सीधे किसानों को राज्य की भूमि का जो स्वामी स्वीकार करते हुए पट्टे जारी किए गए थे। जमीन किए गए थे। स्वामी का जो नाम और स्पष्ट किया जाता था, वो जो काबुलियत के स्पष्ट कर दी जाती थी। संबंधित किसान को कितना राजस्व देना है ये बताया जाता था। राजस्व व्यवस्था अधिकारी को स्पष्ट रूप से निर्देशित और नियमों का पालन करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है, वस्तुतः शेरशाह को लगान और व्यवस्था ब्रिटिश कालीन रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए समतुल्य थी। ब्रिटिश कालीन रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए शेरशाह ने इसी व्यवस्था को ग्रहण किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, प्रत्येक जो पंजीकृत भूमि और भूमि का जो स्वामी होता था, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। पहली बार 1792 ईस्वी में जो टॉम्स मुंडो द्वारा जो मद्रास में जो 12 महल जिले में लागू किए गए थे। आगरा में अलेक्जेंडर रेड द्वार बनाए को लागू हुआ था, और मद्रास तथा मुंबई के लिए असम के लिए अधिकांश भूभाग में लागू किया गया था। लगभग 51% भूमि में रैयत प्लस जो
किसानों को जो मालिकाना हक दिया गया था। शेरशाह सूरी के जो कृषि के 3 भागों में विभाग किया जाता है, अच्छी भूमि, औसत भूमि या मध्यम भूमि या खराब भूमि। उसने 3 भूमि को 3 उसमें बांटा था भूमि को, लैंड को। इस प्रकार की जो भूमि है जो रबी और खरीफ फसल के लिए उपज के आधार पर औसत उत्पादन का अनुमान लगाया गया था। इसके बाद उत्पादन का 1/3 भूभाग राजस्व में निर्धारित किया गया था। यह फसल दरों की एक सूची होती थी। पैदावार किस्म के आधार पर दो मौसमों के एक प्रकार की किस्म पर बीघा औसत पैदावार करने के लिए 1/3 वसूला जाता था। 1/3 वसूला जाता था। देखते हुए चलना। हालांकि अपवाद स्वरूप मुल्तान में पैदावार 1/3 राजस्व व्यवस्था पर निम्नलिखित निर्धारित किया जाता था। हालांकि इतिहास में इस अपवाद को अपनाने के लिए कारणों का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। संभवतः मुल्तान में भूमि की पैमाइश नहीं की गई थी। यही कारण है कि समृद्धि और सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील होने के कारण इस क्षेत्र को छोड़ दिया गया था। भूमि के लिए इस प्रकार के जो विभाजन इस प्रकार हुआ जिससे जो राज्य की जो भूमि और गुणवत्ता का उत्पादन का भी पता लगाया जा सके। उत्पादन के आधार पर जो तार्किक रूप से विभेदीकरण भू राजस्व निर्धारित किया गया था। साथ ही भूमि में इस प्रकार का जो विभाजन औसत और अच्छी खराब भूमि के लिए तीसरा प्रदान करने के लिए कि जिससे पता चल सके कौन सी अच्छी है कौन सी बेकार है। मालगुजारी लगान से संबंधित शेरशाह ने किसानों पर जरीबाना जो यहाँ पे लगा शुल्क लगाया था। ये शुल्क जो भू राजस्व शुल्क 2.5% होता था ये, जबकि महाई सालाना एक प्रकार का संग्रह शुल्क था जिसको जो उद्देश्य वसूली और भूमि के लिए नाप के लिए करने वाले खर्च पर करना होता था। महाई सालाना कर विभाग 5% होता था। महाशिलाना जो शुल्क एक प्रकार का अन्य उद्देश्य कालिक और प्राकृतिक आपदा जैसी निपटने के लिए एक प्रकार का बफर स्टॉक तैयार करना होता था। वे पहले से तैयार कर रहे थे कि भाई हाँ कुछ आए थे विपदा आ जाएगी तो उस टाइम पे हम इसको यूज कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि दोनों प्रकार के शुल्क भू राजस्व की निर्धारित सीमा से अतिरिक्त वसूले जाते थे, इसे अलग से लिए जाते थे। इन शुल्कों को अत्यधिक अर्थव्यवस्था को लगाने के लिए संदर्भ में जोड़ा जाता था कि आगे होगा तो ठीक होगा। राज्य के जो कर के निर्धारण के समय उत्तर और दयालु होना चाहिए, जबकि वसूलों के समय कठोर होना चाहिए कि जब दे जाए और वो तब उसके लिए जो थोड़ा सा हमें पोलाइटली हो, और जब उसको लिए जाए तो अच्छा हो कि तुम दोगे तो भाई तुम्हारा तो विकास होगा। इसलिए किसान निर्दोष है, वे अधिकारियों के सामने भयभीत हो जाते हैं। अगर मैं उन पर अत्याचार करूंगा तो वे अपने गांव छोड़कर चले जाएंगे, राज्य बर्बाद हो जाएगा और दोबारा समृद्ध होने में बहुत समय लगेगा। ये शेरशाह सूरी कहता था ऐसा। इसकी युक्ति जो शेरशाह सूरी ने भू राजस्व से संबंधित किसानों को सुविधा का पूर्ण ध्यान रखा था। इसने उदाहरणतः किसानों को नगद एवं उपज के लिए लगान की अदायगी की जा सके, अकाल सूखे एवं बाढ़ की स्थिति निपटने के लिए क्षमा कर दिया जाता था। प्राकृतिक आपदा के लिए समय और किसानों के लिए ब्याज रहित भूमि जो प्रदान किए जाते थे। गांव में सरल किस्तों में ऋण उपलब्ध का विकल्प था। शेरशाह सूरी की जो आर्थिक सुधार क्या क्या किए थे। शेरशाह सूरी ने राज्य की अस्थिरता सुधारने के लिए मजबूत उद्देश्य एवं मुद्रता चुनकी विदेशी व्यापार और नियमों का जो सरलीकरण और मानकीकरण किया। उसने अपने न केवल टकसाल के कुछ विशेष परिवर्तन कराए, टकसाल जो होते हैं, बल्कि पूर्ण जो शासन के द्वारा अपने ठीक से करण का भी उसे प्रयत्न किया गया, उसे जो पहले चल रहा था उसके। शेरशाह ने सोने, चांदी, तांबे और मानक सिक्कों का विकास किया। शेरशाह ने जो सर्वप्रथम जो चांदी का सिक्का जारी किया जो 178 ग्रेन का था, और जो शेरशाह का यह 64 दाम के बराबर होता था। शेरशाह के काल में मुद्राएं कौन कौन थे? जो अशरफी सोने की मुद्रा थी, जो रुपया चांदी की मुद्रा थे 178 ग्रेन के बराबर था। दाम जो तांबे का 380 ग्रेन के वजन के बराबर था। रुपया एक दाम जो 1.64 के अनुपात में होता था। दाम कह रहे थे जो अघोला, पावला और दमड़ी के जो सिक्के भी थे उस टाइम पे। शेरशाह की जो मुद्राएं चौकोर और वृत्ताकार दोनों प्रकार की थी। भाई ऐसी ये भी थी, चौकोर भी थी इसकी, स्क्वायर शेप की, और जो सर्कल शेप की भी थी।
सिक्कों की अरबी भाषा में शेरशाह का नाम लिखा हुआ था और पटवी टकसाल का नाम भी अंकित रहता था। टकसालों की संख्या 23 थी और टकसाल आगरा, ग्वालियर और उज्जैन, लखनऊ, आबू में होते थे। शेरशाह का मुद्रा जो एवं सिद्ध हुआ और मुगलान को अपनाया इसको भी। शेरशाह सूरी ने भू राजस्व व्यवस्था में संबंधित 3 प्रकार की जो प्रणाली अपनाई है। कौन कौन सी? गलाबख्शी अथवा बटाई, नकबख्शी मुक्ताई और कनकूत नगदी एवं जब्ती जमाई। शेरशाह सूरी के पूर्व अलादीन खिलजी के सिकंदर लोदी की भूमि के नाप कराई थी। इससे पहले सिकंदर लोदी ने इसने कराई थी भाई। सुव्यवस्थित जो माप कराई थी, लेकिन इसने कराई थी, शेरशाह सूरी ने कराई थी, जो एक सिस्टमेटिकली कराई थी। शेरशाह सूरी की अन्य न्यायिक जो व्यवस्था क्या क्या थी? शेरशाह सूरी की न्यायिक व्यवस्था के लिए किंतु अत्यधिक कठोर होती थी। व्यावसायिक रूप से सुल्तान सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। इसमें शेरशाह सूरी के जो सुल्तान का उपाधि धारण की थी। लगान संबंधी मुकदमों के लिए मुसाफिर परगना और मुसाफिर सरकनार करते थे। फौजदारी मुकदमों का निर्णय जो सिकदार, परगना, सिकंदर और ग्रामीण स्तर पर न्यायिक व्यवस्था का जो संचालन चौधरी अथवा मुकद्दम नामक जो व्यक्ति करते थे। शेरशाह ने अपराधों के मामले में स्थानीय उत्तरदायित्व के लिए जो सिद्धांत को लागू कर दिया था इसने। गांव में यदि कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाता था ना, या चोर करता था, तो उसमें मुकदमा भी उत्तरदायी होता था, उसमें मुकदमा चलाया जाता था। मुकदमा चोर का जो मुकद्दम को चोर का पता लग जाता था तो उसकी सजा दी जाती थी और उसे नुकसान की भरपाई करनी पड़ती थी। मुकद्दम करता था उसकी इसलिए नहीं होते थे। शेरशाह सूरी अन्य राज्य व्यवस्था कैसी थी? तत्कालीन जो परिस्थिति के अनुरूप जो शेरशाह सूरी ने शक्तिशाली एवं विशाल सेना को जो रखने की व्यवस्था अनुभव की थी। जो सैन्य व्यवस्था के लिए शेरशाह सूरी ने न केवल एक विशाल सेना का निर्माण किया था, लेकिन उसे अलाउद्दीन खिलजी के जो पद्धति के लिए पुनर्जीवित किया था। अलाउद्दीन खिलजी के हिसाब से संगठित और व्यवस्थित बना लिया था इसने इसको। शेरशाह सूरी ने अपनी सेनाओं के लिए साम्राज्य की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को विभाजित कर रखा था। इस प्रकार की जो 16 छावनी में से जानकारी मिलती है इसके बारे में। शेरशाह सूरी की जो गुप्तचर व्यवस्था आईबी क्या थी? इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसमें जो शासन व्यवस्था के अनुसार जो अपनी राजनीतिक व्यवस्था अधिकारों को मनमानी पर अंकुश रखने के लिए शेरशाह ने गुप्तचर विभाग की जो स्थापना की थी इसने। यह वस्तु राजनीतिक एवं उथल-पुथल होने के कारण जो शासक को प्रत्येक घटना के बारे में जानकारी देते थे। शेरशाह सूरी ने अपने नगरों और गुप्तचर विभाग नियुक्त किए हुए थे। शेरशाह सूरी ने अपने विश्वसनीय गुप्तचर के माध्यम से राजस्व एवं सामान्य प्रशासन और जो बाजारी कीमतों को जो गुप्त तरीके से इससे मिलती थी उस टाइम पे सूचनाओं को शीघ्रतापूर्वक भेजने के लिए सराय में डाक चौकियों का निर्माण कराया था। 2 घोड़े हमेशा सुविधा उपलब्ध रहते थे। जो सड़कों का निर्माण देखते हैं। शेरशाह सूरी ने जो महान उपलब्धि सड़कों का निर्माण कराकर की है। शेरशाह सूरी ने राजधानी मुख्य नगरों को इससे जोड़ दिया गया और जिससे जो साम्राज्य में तटीकरण के लिए व्यापार और आगमन जो उन्नति हुई। भाई जोड़ देगा तो व्यापार होगा, लोग आ जाएंगे, इनकम बढ़ेगी, सब कुछ होगा। उससे 4 अन्य सड़कों का भी निर्माण करवाया, जिसमें पहली सड़क बंगाल के जो सोनागांव में जो सिंध नदी में जो 2000 मील लंबी है, सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है इसको। नेक्स्ट है तीसरी सड़क जो है हमारी बुरहानपुर तक जाती है। लाहौर में मुल्तान की चौड़ी सड़क होने का निर्माण कराया, जिसमें मुल्तान के लिए एक प्रकार का मुख्य केंद्रीय और मध्य इसमें व्यापारिक काफिले को रुकते थे। यहाँ पे शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का जो 16वीं शताब्दी में बनवाया था। जो शेरशाह सूरी दक्षिण भारत के जोड़ जोड़ना चाहते थे, इसीलिए जो विशाल रोड का निर्माण कराया। मुगल काल में इसका नाम उत्तर पत्ता जो शाहबाद सड़क के लिए नाम से जाना जाता है, लेकिन अंग्रेज ने शासन काल में इस सड़क का नाम जो फिर बदल दिया और ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया इसका नाम। कोलकाता से पेशावर जाने के लिए मुख्य इस यूज कर दिया जाता था, जो शासन काल में कराया था। देश में विभाजन हो जाने के बाद इसका नाम जो ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया गया। इसे शेरशाह सूरी का तो शाही मार्ग से जाने के लिए जानते हैं। वर्तमान में NH-29 है जो इसका नाम जो है।
जो पहले होता था। लोक कल्याणकारी कार्य क्या क्या किए इसने, क्या शेरशाह सूरी ने यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कों पर छायादार वृक्ष लगवाए, उनकी जगह सराय और मस्जिद और कुएं का निर्माण कराया था इसने। यात्रियों एवं व्यापारियों की सुविधा के लिए शेरशाह ने सड़कों के जो दो कोस लगभग 8 किलोमीटर तक सराय का निर्माण कराया था इसमें, इस चीज में। इन सरायों का मूल्य मुसलमानों हिंदू मुसलमानों के यात्रियों के रहने की जो रक्षा व्यवस्था अलग थी। हिंदू मुस्लिम को भोजन विस्तार देने के लिए ब्राह्मण नियुक्त किए गए थे इसमें। जो इस सराय में ठहरते थे उन्हें पद के अनुसार वो सरकार की ओर से सारी सहायता दी जाती थी। सराय की व्यवस्था आसपास के कुछ गांवों की जमीन अलग कर दी गई थी। प्रत्येक एक शहन सुरक्षा अधिकारी के तहत चौकीदार होते थे। और शेरशाह के समय में सरायों के डाक चौकियों के लिए किया जाता था। प्रत्येक समय में ले जाने के लिए 2 घोड़ेसवार होते थे और एक दूसरे स्थान पर सुल्तान के लिए पहुंच जाते थे। कई राज्यों कानून को शेरशाह सूरी के साम्राज्य की धमिया कहा जाता है। शेरशाह सूरी का पहला मुस्लिम शासक था जिसने आयात और उत्तम के नागरिकों के लिए व्यापारिक सुरक्षा का प्रबंध किया था। किसी भी यात्री एवं व्यापारिक से कोई भी समुचित घटना के लिए संबंध में कोई भी मुकदमे जमींदार जो उत्तरदायी माना जाता था उससे संपूर्ण व्यवस्था का भरपाई करनी पड़ती थी। नेक्स्ट टाइम मेरा एक जर्जर बूढ़ी औरत देख सकते हैं, इससे अपने सिर पर जेवरात लेकर निकल रही है और जो शेरशाह सूरी के डर से कोई भी लुटेरा उसे लूट ना ले, क्योंकि जो पकड़ा हो जाता था मालिक पकड़ा जाता था। तो एक कालीन से जो कानून को के द्वारा बताया गया है। धार्मिक सहिष्णुता क्या थी? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शेरशाह कट्टर जो सुन्नी जो मुसलमान था वो न केवल जो 5 बार नमाज पढ़ता था बल्कि रमजान भी सारे रखता था। ये डॉक्टर कानून को जैसे इतिहास को धर्म सहिष्णु बना बताया इसको। यद्यपि कभी कभी युद्ध जीतने के बाद धर्म का जो आश्रय लिया था उसने, किंतु उसने धर्म को राजनीति से जोड़ने का कभी प्रयास नहीं किया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। उसने जो हिंदू के कोई भी भेदभाव नहीं किया और योग्यता के अनुसार उसे महत्वाकांक्षी अपने नौकरियां भी दी, हिंदू के अनुसार भी। सेना में हिंदू सैनिकों की अच्छी संख्या थी। राजा टोडरमल को खन्नी के भूमि संबंधी जो मुख्य जो शेरशाह से अधीन जो प्राप्त था, इसे भूमि व्यवस्था से कर संबंधी जो पत्राचार व्यवस्था फारसी भाषा में साथ साथ देवनागरी लिपि में भी दिए जाते थे। उसने सिक्कों पर अपना नाम हिंदी में लिखवाया था। सूरदास के वंश की स्थापना, सूरदास नहीं सूरवंश है, सूरवंश। सूरदास तो हिंदी में होते हैं। सूरवंश की समाप्ति कैसे होती है, 22 मई 1545 में राजपूतों के खिलाफ लड़ते हुए उनका उक्का नामक तोप से निकले तो गोले फटने आने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी की। शेरशाह मृत्यु के बाद उसका पुत्र सलीम एवं जो है इस्लाम शाह दिल्ली के उत्तराधिकारी बना, परंतु 1553 में प्राकृतिक कारणों कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब जो है इसके बाद सलीम का पुत्र सिकंदर इसका पोता आता है फिर, किंतु वह शीघ्र जो हुमायूं के जो पराजित कर दिया। उसके देखो हुमायूं उसको नहीं कर पाया, उसके जो शेरशाह सूरी को, उसके बेटे को भी नहीं, फिर उसके लेकिन इसको पोते को कर देता है वंश की स्थापना। देखते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा जो बिहार राज्य के जो सासाराम बिहार में है, इसे वास्तुकार मोहम्मद अली वाल और खान तैयार किया है। कृत्रिम झील के रूप में खड़ा है, लगभग वर्गाकार है। ये दूसरे ताजमहल के रूप में जाना जाता है इसको। देखो ये रहा इस तरह से। तो भाई देखो ये एक तो 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। एक खुतबा जो मस्जिद में जो अपने नाम के जो पढ़वाए जाते हैं, जो एक देर से बताया जाता है, उसको खुतबा बोलते हैं। और जो जिले में जो सरकार थी वो परगना गांव को मुमताज एमपी की थी भाई। जो ताजमहल वहीं बनने वाला था पहले उसमें एमपी में, लेकिन इतना दूर था आगरा जाने के लिए पत्थर उत्थर, तो आने वाले 10 साल में जो इसकी फिर हो जाता है, खिंच जाता है, इसलिए यहाँ पे बना। भारत में 4 जो ताजमहल है वो एक नहीं है, 2 और है, ठीक है ना। एक लाल है, लाल ताजमहल औरंगाबाद में है। काला जो बुरहानपुर ये एमपी में है, यहाँ काला है। तो लाल और काला भी है। देखो एक ताजमहल नहीं है, तो अच्छे से देख लो। ये शेरशाह सूरी वो है
जो अब जो हुमायूं द्वारा जो पुनः यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना होती है, फिर दोबारा ये फील्ड में आ गया था ये हुमायूं, इसके अकबर का जन्म होता है। फिर ये तो ये लंबी क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने जो इसको नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो वीडियो को देखो, अगर तुम्हें अच्छा लगा है थैंक यू, एक तो बहुत अच्छे, क्योंकि भाई देखो तुमने बहुत ही जितना काम किया है, इतना प्यार दिया है, तो सब्सक्राइब एकदम से बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लाइक भी हो रहा है, शेयर भी हो रहा। तो देखो और इसी प्यार को आगे बनाए रखिए, और अपना जो जो देखो वो अपना जो सब्सक्राइब कर लो, जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो। तो जो और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखें, जिससे आपका जो नोटिफिकेशन मिस ना हो, क्लास मिस ना हो। और पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक में। और प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अन्य साथियों तक पहुंचाएं, तभी देखो हिम्मत होती है, तभी अच्छा अच्छा लाने के लिए और भी जो मन करता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।